अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे तो हम पिछले हफ्ते की जो ताराना निगाह डालते हैं, उस ताराना निगाह में यकीनी तौर पे हमें सियासत की गर्मी की साथ साथ मईशत की जो नाजुक जो अदवार है वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। चूँकि बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे मुल्क में सियासत और मईशत को दोनों को जो है वो जुड़वा भाई की तरह रखा जाता है, और जहाँ मईशत की ज़रूरत होती है वहाँ हम सियासत करते हैं, और जहाँ सियासत की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम मईशत के मामले कुछ नहीं करते, सिर्फ सियासत की तरफ चलते हैं। इस वक्त जो सियासी पार्टियां वो सिर्फ कुर्सी 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 कर रही हैं और मईशत की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। यही वजह है कि जो एक तवील अरसे से एक बात जो गर्दिश कर रही थी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हुकूमत कहती है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं किया हमने, लेकिन जो ज़राए बताते हैं, हमें मुआशी माहिरीन बताते हैं कि हम नेचुरली जो है टेक्निकी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। इसलिए कि अवाम में एक खौफ हरास से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते लगे कि क्या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी जो उनके अकाउंट्स हैं उसमें जो रकूम मौजूद है, उस रकूम को निकालने के लिए कोई पाबंदी, कोई हद बरकरार की जाएगी कि आप इससे ज़्यादा रकम नहीं निकाल सकते। इस हद तक अफवाह पूरे मुल्क में फैल रही है। ये दुश्मन फैला रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यह हुकूमत हमें सही आईना नहीं दिखा पा रही है, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। मुताल्लिक़ इदारे, ख़ास तौर पर स्टेट बैंक को सबूत चाहिए, हर चीज़ का सबूत चाहिए। जब तक सबूत नहीं मिलेगा वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना वो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ना किसी और के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वो सबूत जब तक मिलेगा उस वक्त तो शायद मेरे ख्याल में काफ़ी देर हो चुकी हो। हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, जो कि मौला जट की तरह लंदन से पाकिस्तान मौजूद आए और उन्होंने कहा कि मैं चुटकी बजाते ही ये सारे मसाइल हल कर दूंगा, और साहब का वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जो है वो तो नाअहल है। अब आपस में एक दूसरे का जन तराशी कर रहे हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी गुज़श्ता अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक निजी टीवी चैनल को गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है। हमारे ताजिर और सनतकार भी एलसीज के ओपन ना होने का बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कराची प्रेस क्लब में कि एलसीज के ना खुलने की वजह से हमारे मुल्क में दरामदात नहीं हो रही हैं, जिनमें कि अशय ज़रूरिया में जिसमें कि दाल है, मुख्तलिफ़ किस्म के चने हैं, चावल है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के खामाल है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी अशय ज़रूरिया है। चूँकि पाकिस्तान में तकरीबन 30% चीज़ें सिर्फ बनती हैं, 70% हम बाहर से मंगाते हैं। तो क्या होगा इस मामले पर? हम इसी चीज़ को देखेंगे कि आज प्रोग्राम दर हकीकत में इसका पस मंज़र क्या है, अपने मुआशी मेहमानों से और अपने दोस्तों से पूछेंगे कि आगे क्या होगा। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके तारुफ करवाता चलूँ अपने मेहमान से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब सदर हैं ऑल पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के। थैंक यू शर्जील साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं राना वहीद साहब। राना वहीद साहब को पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखते होंगे। ये ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं। राना वहीद साहब वेलकम। मेरे तीसरे मेहमान हैं, आज पहली दफ़ा है, असलम परवेज साहब। असलम परवेज साहब जो है ऑल कराची टायर्स एंड ट्यूब डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, और इन्होंने गुज़श्ता दिनों शर्जील गोपलानी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसी हवाले से। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि नेचुरली सूरत हाल क्या है। इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने एक अपने यूट्यूब चैनल में जो SBP का पॉडकास्ट है उसमें जो बातें कही, वो बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद दोबारा। स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वापस गैर मुल्की कर्जे वापस कर दिए हैं, और इसके अलावा $4 बिलियन जो है वो बाइलेटरल लोन जो थे, जो कि ऑलरेडी मुतल्लिका गवर्नमेंट्स जो हैं उनके साथ मिल के उनको जो है वो उनकी रोल ओवर जो है वो हो चुका है, और उसके एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन हो चुके हैं। तो इस तरह ये 6 बिलियन और 4 बिलियन 10 बिलियन तो टोटल ये आप कह लें कि ऑलरेडी जो गैर मुल्की कर्जा है वो सेटल हो चुका है। उसके बाद ये आप 23 में से 10 निकाल दें तो $13 बिलियन जो है वो रह जाता है। इस $13 बिलियन में $8.3 बिलियन के कर्जे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट लोन्स हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कमर्शियल लोन्स हैं। तो इनका $8.3 बिलियन जो है ये इनकी रोल ओवर की हमें तवक्को है, और जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है बातचीत हो चुकी है। पिछले हफ्ते के दौरान जो हमारे रिजर्व से वो कोई $7.9 बिलियन के थे।
$500 मिलियन जब हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से आए तो उसके बाद हमारे रिजर्व $7.9 बिलियन के ऊपर गए। पब्लिकली शायद ये इन्फॉर्मेशन है कि हमने स्कूक वापस किया है, बट हमने स्कूक के अलावा भी कर्जे इस हफ्ते में वापस किए हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि इनफ्लोज भी लाइंड अप थे तो वो सब चीज़ों को अकाउंट फॉर करने के बाद अब हमारे रिजर्व जो है वो पिछले हफ्ते ने जो के एंड पे 2 दिसंबर को जो हफ्ता एंड हुआ है उसमें $6.7 बिलियन के हमारे पास रिजर्व्स हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमने 2 गैर मुल्की बैंकों को कोई $1.2 बिलियन के कर्जे वापस दिए हैं। एक को $500 मिलियन वापस दिए हैं, दूसरे को $700 मिलियन दिए हैं। इसमें थोड़ा सा आप ज़रा सा माजी करीब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था जो जून 2022 में ख़त्म हुआ है उसके आखिरी क्वार्टर के अंदर जब हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हुआ तो उस वक्त जो है वो स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ने मिल के ये डिसाइड किया कि इम्पोर्ट्स के कुछ इम्पोर्ट्स को नॉट सारी हर तरह की इम्पोर्ट नहीं, कुछ जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा ली जाएं ताकि हमारा जो करंट अकाउंट का जो के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो जो अगर आपको याद हो कि मई 2022 के अंदर स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर किया जिसमें कि कुछ कोड जो है वो सर्कुलर जो चैप्टर 84, 85 और 87 में जो इंपोर्ट्स होती हैं उसके कुछ हिस्से के ऊपर जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। फिर उसको रिव्यू किया गया जुलाई के अंदर और जुलाई 2022 के अंदर कुछ मज़ीद जो चीज़ों के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। अब मैं उसका जब देखता हूँ इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि अब इस वक्त भी हमारी कोई 85 इन 2 सर्कुलर्स के इशू होने के बावजूद भी कोई 85% के करीब हमारी इंपोर्ट्स जो है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑयल इंपोर्ट या फार्मास्यूटिकल ये तो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इसमें या इस तरह के किसी भी सेक्टर में हमने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। जो ऑयल कंपनीज हैं वो अपना नॉर्मल जो भी उनकी एलसीज आती हैं वो बैंक्स उसको ओपन कर रहे हैं और इसी तरह फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का अगर रॉ मटीरियल है या फॉर दैट मैटर कोई भी और रॉ मटीरियल है तो उसके ऊपर भी हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई और वो भी नॉर्मल वे में इंपोर्ट हो रहा है। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, ये थे जमील अहमद साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर। स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये बयान दिया जो कि एक हमारे ताजिर और सनअतकारों की अपनी भी एक रिजर्वेशंस थी इंपोर्ट पे या डॉलर्स के हवाले से कि मुल्क के डिफॉल्ट का हो जाएगा। तो उन्होंने बता दिया, खुद भी अपनी जुबान से बता दिया कि $6.7 बिलियन के अभी इन पर रिजर्व्स हैं। इस पे हम मजीद तफसील में जाएंगे लेकिन अपने यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू से तसल्सल जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। by BOP Mastercard credit card. मजीद मालूमात के लिए BOP हेल्पलाइन पर कॉल करें। फलकनाज वंडर सिटी सरजानी सेक्टर 11C की प्राइम लोकेशन मेट्रो स्टेशन से चंद मिनटों की मुसाफत पर एक ऐसा मुनफरिद रिहायशी मंसूबा जो अपने आप में एक पूरा शहर समेटे हुए है। वसी और रीस पार्क्स, बैनुल-अक़वामी तर्ज का क्लब हाउस, आला मयार के तालीमी इदारे, 80 और 120 गज के रिहायशी प्लॉट्स। आइए और हमारी ग्रैंड लॉन्च सेरेमनी का हिस्सा बनिए। 25 दिसंबर बरोज इतवार। तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग by BOP Mastercard credit card. मजीद मालूमात के लिए BOP हेल्पलाइन पर कॉल करें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़ात में दोबारा हाजिर हैं और इंट्रो में भी मैंने आपको दिखाया था कि यही कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का जो मसला है वो एक बहुत ही सीरियस मसला है। इसके अलावा ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद साहब के हमने बयान भी सुना। मैं सबसे पहले तो रुख करता हूँ जनाब शर्जील गोपलानी साहब जो कि सदर हैं और पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के। शर्जील गोपलानी साहब, गुज़श्ता हफ्ते आपने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यकीन तौर पर असलम परवेज़ साहब भी थे और दीगर लोग भी थे। क्यों ज़रूरत पेश आई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम जो हमारा साथ चल रहा है, कुछ आइटम जैसे हैं जैसे एसेंशियल्स आइटम जिसको हम कह सकते हैं, जैसे अभी जमील अहमद खान साहब बात कर रहे थे कि हमने किसी चीज़ पे बैंड नहीं लगाई। देखिए, बैंड तो आपने नहीं लगाई लेकिन आप जो रॉ मटेरियल जो आ रहा है उसको आप क्लियर भी नहीं कर रहे हैं ना। अब जैसे टिम्बर है, टिम्बर आपके पास फॉरेस्ट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की सर्वे के मुताबिक आपके पास 1.75% के सिर्फ फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं।
और जबकि आपके ज़मीन का 24 से 25% हिस्सा आपको ज़मीन के जंगलात का होना चाहिए। इससे फिर आप क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। अब हमारे टिम्बर के एक तो सबसे बड़ा मसला हमारे साथ ये होता है, कोई चीज़ जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ सप्लायर के साथ हमारे 2-2 साल 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो हमें रेगुलर उसको पूरा करना होता है। अब पिछले 3 माह से हमें जो है कमर्शियल बैंक से डॉलर जो है वो सॉफ्ट नहीं मिल रहा है सही तरीके से। अब कमर्शियल बैंकों ने कहना शुरू कर दिया हमें कि भाई हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, स्टेट बैंक हमें डॉलर देगा तो हम आपको डॉक्यूमेंट रिटायर करेंगे। लेकिन हमारे पास जो आया था 2 दिसंबर का जो अभी जो आया है उनका कि $5 बिलियन जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास हैं और $7 बिलियन जो है वो स्टेट बैंक। देखिए हमने तो इसी बात के ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। जब हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी जो रिजर्वेशन हमने 4 खतूत लिखे हैं स्टेट बैंक के गवर्नर को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। इन 4 खतूत का मुझे तो कोई जवाब नहीं आया जिसमें मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि भाई कमर्शियल बैंक हमें ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक की तरफ से हमें डॉलर नहीं मिल रहे और ना हमारे पास जो रिजर्व नहीं है, हम राशनाइज करके आपके डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं। हम आपका डॉक्यूमेंट आता है, हम क्यू में लगा देते हैं, जब आपका नंबर आएगा हम दे देंगे, चाहे वो 30 डेज में आए, चाहे 40 डेज में आए, चाहे 50 डेज में। अब साथ जिनकी एलसीज खुली हुई है जहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये रिस्ट्रिक्शन थी कि $1 लाख तक की उन्होंने इजाज़त दी थी कि वो एलसीज खुलेंगी। देखिए हमारी तो $10,000 की भी एलसी नहीं खोल रहा है बैंक इस वक्त। बैंक बहुत लिमिटेड एलसीज खोल रहा है और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं $7,000 का डॉक्यूमेंट भी बैंक सेम डे क्लियर नहीं कर रहा है। $7,000 की वैल्यू क्या है? कुछ भी ठीक है, वो ये उसका डॉक्यूमेंट भी क्लियर नहीं कर रहा है। और हमारे देखिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाहर सप्लायर्स के साथ, हमारी एक अपनी साख्त है इंटरनेशनल मार्केट में। ज़रूरी नहीं है कि हम एलसी खोलें, एलसी इसलिए खोली जाती है कि सप्लायर जो है आपका वो अपने आप सिक्योर हो जाए। ठीक है, हम पे इतना वो ट्रस्ट करता है, वो तो डीपी और डीए के ऊपर भी हमें डॉक्यूमेंट भेजने को तैयार है। ठीक है, इसलिए कि हमारा अपना वहाँ पे ट्रस्ट इतना हमने डेवलप किया हुआ है। अब वो डीपी के डॉक्यूमेंट भी बैंक नहीं छोड़ रहा है। एलसीज जो खोली हुई है 110%, 105% के जो है वो रेट से वो आपको डॉक्यूमेंट दे देता है। अब वो रेट अगर नहीं हुआ फाइनल तो वो मालूम कैसे बेच सकते हैं मार्केट में, वो मार्केट में फिर शॉर्टफॉल चल रहा है। मतलब ये कि इंपोर्ट बिल्कुल बंद है। इंपोर्ट एक तरह से बंद है आपका। अगर ये पोजीशन रही है कि अगले 15-20 दिन में आपका पोर्ट चौक हो जाएगा। या ऐसा तो नहीं कि बैंक आपको ब्लैक में डॉलर देने की बात कर रहा हो? देखिए ब्लैक में भी अगर बैंक दे दे तो भी हम लेने को तैयार है। मैं तो आपको लास्ट टाइम आप लोगों ने हुआ था ना, आप लोगों ने शिकायत की थी वज़ीर खजाना से। देखिए बैंक्स जो है वो ज्यादा 10-10 बैंक ने 20-20 रुपए का बैंक ने जम लिया है लास्ट टाइम। वो अभी तक उनकी इंक्वायरी चली रही है। उनकी इंक्वायरी अब तक नहीं है। मेरी स्टेट बैंक से बात हुई थी इंक्वायरी का। उसमें बाकायदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुबैर मोतीवाला साहब ने नाम दिए थे बैंकों के। जब आपके जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए थे तो उनके सामने नाम भी हमने रख दिए थे कि भाई ये 20-20 रुपए ऊपर में इन्होंने हमें जो है डॉलर बेचे। लेकिन स्टेट बैंक ये कहता है, हैरतनाक अमर ये है कि नाज़रीन की स्टेट बैंक कहता है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ तो देखें लिए तो ऑफिशियल पैसे हमसे। अब वो अगर ऑडिट करें ना, उसका फॉरेंसिक करें, ऑडिट करें इंटरनेशनल कंपनी से। बात वही है ना कि जब तक के प्रूफ नहीं होगा तो स्टेट बैंक तो कार्रवाई नहीं करेगी ना। ये प्रूफ तो आप हमसे फिर जिस वक्त जब चैम्बर बोल रहा है तो चैम्बर से बड़ा विटनेस क्या चीज़ है? कराची चैम्बर आपको पता है कि प्रीमियम चैम्बर है पाकिस्तान का। और जब चैम्बर आपके मीडिया के सामने बात कर रहा है और अगर आपको कोई लेटर चाहिए हम लेटर भी दे सकते थे। स्टेट बैंक की अपनी क्या काविश है, स्टेट बैंक खुद कितना सीरियस है ये देखे ना, उसकी सिंसियरिटी क्या है। आज ये स्टेट बैंक के जो रवैया है उसकी वजह से ही हम ये परेशानी का शिकार हो रहे हैं ना। अगर ये चीज़ें स्टेट बैंक बैठ के हमसे बात करे, 200 रास्ते निकलते हैं बिजनेस के। क्या दुनिया में कोई और मुल्क कभी इस प्रेशर में नहीं है? थाईलैंड 92 के अंदर इस प्रेशर में नहीं है। 98 में जब इतनी धमाका हुआ था उस वक्त भी जो सीज हुए थे, हम पर पाबंदियां लगी थी, उस वक्त भी इससे ज्यादा बुरे हालत थे। तो ये चीजें का रास्ते हर चीज के हैं, लेकिन आप रास्ता निकालना नहीं चाहते। जी वही था, आप भी तो एक्सपोर्टर है ना, क्या सूरत हाल है इस वक्त? आप भी बड़े परेशान थे। जी परेशान, यकीनन बीइंग पाकिस्तानी परेशानी की बात है। देखें जो डिफ़ॉल्ट की बातें चल रही हैं ये कोई सियासी नारा नहीं है। ताजिर बेसिकली किसी भी मुल्क की मैशत की अक्कासी करता है और हकीकत पे मबनी अपने कमेंट्स देता है। वो इसलिए नहीं कि कोई हमारा कोई सियासी एजेंडा होता है, वो इसलिए हम अपने ओपिनियन देते हैं ताकि गवर्नमेंट को एक सजेशन मिल सके, गवर्नमेंट अपनी इस्लाह कर सके। देखिए हमारा जो अभी जैसे गवर्नर साहब की आपने एक इंटरव्यू चलाया, $6.7 बिलियन के हमारे पास टोटल रिजर्व रह गया, जिसमें से $5.3 बिलियन जो हैं वो हमारे दोस्त ममालिक के हैं। तो 1.5 जनाब 1.5 बिलियन सिर्फ हमारे अपने हैं, वो भी जो है ना जो पोर्ट पे एलसीज रुकी हुई हैं और दीगर मामला इंपोर्टरों के पैसे हैं जो वो वहाँ पर हैं। तो अगर अनऑफिशियली तरीके से देखा जाए तो हमारे हिसाब से डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा चुके हैं, टेक्निकल तौर पे हम जा चुके हैं। अच्छा अब ये सूरत-ए-हाल हुई क्यों? ये बेसिकली हम ये समझते हैं बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट कि ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हम इस दहाने पे पहुँचे। अच्छा हम अभी भी ये कहते हैं कि देखिए अभी भी
कुछ वक्त बाकी है, सियासी जितने हमारे हुक्मरान हैं वो और जो हमारे हुकूमत मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं वो सब मिल के सर जोड़ के बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ताजिरों को साथ बिठाएं और उसका अभी भी वक्त है इसका सलूशन निकाला जाए, वरना खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ना चले जाएं, अल्लाह ना करे हमें ऐसी सूरत हाल में जाना पड़े। गवर्नर साहब ने जैसे फरमाया कि हमने इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगाई, देखें वो तो कह रहे हैं 85% खुली वो हम भी ताजिर लोग हैं, हम सब चीज़ों को समझते हैं। ज़ाहिर ऑफिशियल तरीके से कोई भी स्टेट बैंक या किसी भी मुल्क का इदारा अनाउंस नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो लेकिन हकीकी तौर पे ये कि इंपोर्ट 80% नहीं बल्कि 90% इस वक्त बैन हो चुकी है। कोई एलसी नहीं खुल रही, कोई डीपी के ऊपर डॉक्यूमेंट्स हमारे रिलीज़ नहीं हो रहे, इवन के डीए पे भी डॉक्यूमेंट बैंक रिलीज़ नहीं कर रहा। कमर्शियल बैंक से जब हमारी बात होती है तो वो अपनी माजूरी जाहिर करते हैं, वो कहते हैं जी हम ऑफिशियल तरीके से तो आपको नहीं बता सकते, हमारे स्टेट बैंक की तरफ से हमें डॉलर नहीं मिल रही है, कमर्शियल बैंक का ओपिनियन होता है। देखिए अब इसमें इशू क्या बन रहा है, इशू ये बन रहा है जिससे लाखों वो इंडस्ट्रियाँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक आल पाकिस्तान फर्नीचर एक्सपोर्टर एसोसिएशन से है जी बिल्कुल, और हम क्योंकि एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर को जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए अपना रॉ मटेरियल दरकार है, वो जो भी इंडस्ट्री हो। जब हमारा रॉ मटेरियल ही पोर्ट पे पड़ा रहेगा तो हमारे पास जो इस वक्त जो ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं वो सारे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और डैमेज अलग लग रहे हैं। अच्छा, डैमेज अलग लग रहा है। दूसरा उससे नुकसान सर ये हो रहा है जो आगे कमिंग हमारे ऑर्डर की डील्स चल रही थी, वो जो दीगर हमारे जो इंपोर्टर हजरात थे जी। वो रिजर्व्स हो गए, उन्होंने हमारी मीडिया इंटरनेशनल में मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा भी करता है बिल्कुल, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो ऑर्डर मिलना भी बंद हो गए। और हमारी जो इस वक्त पोजीशन है, हम उसको लाख समझाने के बावजूद कि हमारा रॉ मटेरियल जब रिलीज़ नहीं हो रहा तो हमारी जो शिपमेंट्स है वो भी ऑन टाइम नहीं हो पा रही। उससे एक और नुकसान बिलाल साहब ये हो रहा है जो हमारे लाखों लोग जो इंडस्ट्रियों से वाबस्ता हैं। आप कल मैं देख रहा था, अच्छा आप लोग एक्सपोर्ट जो करते हैं फर्नीचर, उससे कितने पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है? देखिए इस पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने लास्ट ईयर जो है ना वो $7 मिलियन अपना रिजर्व को बचाया है। ठीक है, तो ये एक ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो इस वक्त ग्रोइंग पोजीशन पे आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से अगर 3 साल पहले चले जाएं तो हम $12 मिलियन की हम इंपोर्ट करते थे, जबकि आज हम 6 मिलियन की करते हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 4.7 मिलियन की हो गई है। तो 7 मिलियन का इन 1.5 सालों के अंदर इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। आने वाले वक्तों में हम $1 बिलियन तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर सकती है। बिलाल साहब देखिए, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए हमें हर सूरत में सियासी इंतशार को ख़त्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क खुदा ना खास्ता, देखें इन हालात तक ताजिरों ने तो नहीं पहुँचाया ना, इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो नहीं पहुँचाया ना, किस वजूहात की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे, तो उन वजूहात को देखना पड़ेगा, सीरियसली हमें बैठना पड़ेगा, इसका हल आप ये कहना चाहते हैं कि टोटली ये वजूहात सियासी है और गलत पॉलिसी जनाब। ठीक, असलम परवेज साहब, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, लजीम बहुत सारी बातें आपके जहन में भी आई होंगी, आपने भी शजील गुपरानी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराची पर, आपके क्या मसाइल हैं? सर मैं समझता हूँ इस वक्त जो माशी बहरान पाकिस्तान में आया हुआ है उसकी मेन वजह यही है कि गवर्नमेंट की गलत तसलसल पॉलिसी हैं, उसमें कोई अकलमंदी वाले पॉलिसी उनकी है नहीं। आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपका भी इम्पोर्ट नहीं हो रहा है? नहीं, हमारा तो इम्पोर्ट जो है वो हो रहा है, लेकिन बैंकों के पास प्रॉब्लम है। बैंक जो है 1.10%, 110% पर 105% हमें डॉक्यूमेंट्स तो दे रहे हैं, लेकिन वो उसको क्लियर नहीं, रिमिटेंस नहीं कर रहा है अभी तक। एक महीने से पैसे लेके बैठे हैं लेकिन रिमिटेंस नहीं कर रहा, उसकी वजह से हम अपनी कॉस्टिंग नहीं लगा पा रहे। तो कॉस्टिंग लगाएंगे तो हम आगे सेल नहीं करेंगे। तो मेरा मशवरा गवर्नमेंट के लिए यही है कि EIF ख़त्म कर दें। EIF ख़त्म कर दें तो उससे ये होगा कि हम बाहर से मार्केट से ब्लैक में डाला खरीद के, बैंक जैसे पहले करते थे, पहले के ज़माने में यही प्रोसेस था कि बैंक से बाहर से डाला खरीद के हम ये ब्लैक की बात है। आजकल क्या डॉलर मिल रहा है ब्लैक में? ब्लैक में 150, 250, 252 रुपये का डॉलर मिल रहा है। जी। तो वो उससे लेके हम कर देंगे। हमारे जो ना ये मसाइल जो वक्ती तौर पे आए हैं वो तो हल हो जाएगा ना। जो एक महीने से बैंक लेके पैसे बैठे हैं हमारे और रेमिटेंस नहीं कर रहे। तो जवाब क्या दे रहे हैं बैंक? आपने पूछा बैंक कोई जवाब नहीं दे रहे। बैंक तो कहते हैं हमें स्टेट बैंक पैसे नहीं दे रहा। स्टेट बैंक पैसे देगा तो हम आगे करेंगे। स्टेट बैंक मेरे ख्याल में उनको पैसे दे रहा है, लेकिन वो खुद अपने तौर पर जो है ना उसको या बैंक तो नहीं कुछ डीलिंग विलिंग करना चाह रहे। बैंक ही ऐसे ही है कि बैंक एक महीने से पैसे लेके बैठे ना, उनको कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। तो कोई आपसे डिमांड की उन्होंने क्या कि आप डिमांड की? मेरा जैसे एक बैंक में 1 महीने से ज़्यादा हो गया, डॉक्यूमेंट्स मैंने रिटायर करा लिए, माल भी निकाल लिए, लेकिन उसकी कॉस्टिंग में नहीं लगा सकता क्योंकि उसको जो मैंने माल छुड़ाया, डॉक्यूमेंट्स लिए उनसे, तो उन लोग का 223 रुपये रेट था। अभी जो है ना 225 है। अभी जब मैं रेमिटेंस कराऊंगा हो सकता है 300 रुपये हो जाए डाला। मेरे साथ इसीलिए डॉलर में मेरे साथ इस वक्त जो है फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, हमारे सदर हैं मलिक बुस्तान साहब, वो भी मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम। शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया।
आप ये बताइएगा सर, हमारे मेहमान तो जो दोस्त हैं जिनमें कि शजीर गोपलानी साहब ऑल पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, राना वहीद साहब ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और असलम परवेज साहब ऑल कराची टायर एंड ट्यूब डीलर एसोसिएशन, ये बड़े नाराज हैं कि आप लोग डॉलर बहुत महंगा बेच रहे हैं। नहीं, हम नहीं बेच रहे। असल मसला ये हुआ है कि डॉलर इतना ज्यादा शार्ट हो गया। एक्सचेंज कंपनियों के पास जो वर्कर रेमिटेंस आती थी, पहले ये कानून था स्टेट बैंक का कि 80% आप पब्लिक को देंगे, 20% आप बैंकों को देंगे। तो अब जब से डॉलर की शॉर्टेज हुई है, अब उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी और कहा कि 100% आप जो भी वर्कर रेमिटेंस आपकी आएगी आपने बैंकों को देनी है, क्योंकि एलसी के लिए उनके पास डॉलर नहीं है बैंकों के पास। तो अब हमारे पास तो 100% जब हम सिलेंडर करेंगे तो हमारे पास तो बचते ही कुछ नहीं। तो और ये जो हमारे पास थोड़े बहुत डॉलर का ये बैठे हैं मेरे भाई, इनको सब पता है मार्केट का, पूरी दुनिया को पता है, बल्कि बाहर कोई पता है नहीं। इस वक्त 3 मार्केटिंग काम कर रही है, इंटरबैंक, एक्सचेंज कंपनी और ब्लैक मार्केट। नहीं, मुझे ब्लैक मार्केट में जो है रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग हमें सेल करने आते नहीं, खरीदने हमारे पास आ रहे हैं और हम ट्रेवलर को दे रहे हैं, जो भी जिस मुल्क की सफर कर रहा है उसको दे रहे हैं। चलो अभी आप डॉलर जो ओपन मार्केट में जो हमारे पास रेट आता है उसी रेट पे बेच रहे हैं? जी बिल्कुल बेच रहे हैं। ट्रेवलर जिसके पास वीजा पासपोर्ट टिकट है उसको दे रहे हैं, बाकी जो होल्ड करना चाहते हैं या किसी और जमा कराना चाहते हैं उनको नहीं दे रहे। और ऐसी कोई कंप्लेन नहीं किसी ट्रेवलर को। ब्लैक मार्केट में अगर डॉलर बिक रहे हैं तो वो तो आपके ही साथी होंगे ना? नहीं, हमारे साथी नहीं, हमारे साथी होंगे तो हम खुद उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये असल में होता है ये कि आज ये हमसे ज्यादा ये जानते हैं, जितने भी बैंकों में जितने भी आजकल काम यही हो रहा है और जितने भी आउट ऑफ बुक लोग काम करते हैं उसमें हमारे लोग भी ब्लैक की हर जगह होती है, वो भी शामिल, यानी कि सारे के सारे फरिश्ते हैं वो भी शामिल है। लेकिन बदनाम जो हो रहे हैं वो तो ओपन मार्केट हो रही है ना, कि ओपन मार्केट की वजह से एक्सचेंज कंपनी हो रही है, क्योंकि एक्सचेंज कंपनियों को जब कोई आदमी जाता है लेने के लिए तो इसमें वजह जो मैं समझता हूँ, जो मैंने स्टेट बैंक को बताया, मैं पिछले हफ्ते मैंने डार साहब से मीटिंग की थी, इसकी बुनियादी वजह जो है वो मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की हमारी पॉलिसी इतनी गलत है कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, अपनी समझो मैशत को हम खुद गला घोट रहे हैं। क्या कुल्हाड़ी मारी? हर महीने $2 अरब हमारा अफगानिस्तान चला जाता है, हमारी गलत। अच्छा चले, एक मिनट रुकिएगा। मुझे बात समझ में नहीं आती कि हमारे यहाँ 225 रुपए से लेकर 250 रुपए तक के डॉलर बिक रहा है और अफगानिस्तान में जो डॉलर 88 रुपए या 100 रुपए है, तो सवाल ही पैदा होता है ये यहाँ से महंगा डॉलर अफगानिस्तान क्यों जाएगा? देखो वहाँ उनकी करेंसी में, हमारी करेंसी में नहीं है। वहाँ जो है वो हमसे ज्यादा ज़हीन है अफगानी, उनको पता है हमारी एक्सपोर्ट तो है नहीं, इम्पोर्ट ही हमने करना है। तो अपने उनके देखो इकोनॉमिक सेक्शन है, उनके अकाउंट फ्रीज हैं और उनका हमारे कितने शर्म का मकाम है हमारे लिए। उनका डॉलर 88 और 87 में और हमारा डॉलर 250। मैं आपसे यही बात यही होती है कि जहां से सस्ता होती है चीज वो महंगी तरफ आती है। मिसाल के तौर पे अभी 3 दिन कबल जो है बाबे आज़ादी दर्रा खैबर पे कुछ अफगानी जो है डॉलर को जो है वो स्मगलिंग कर रहे थे, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स की एजेंसी ने उनको पकड़ लिया। तो मैं तो समझता हूँ दुनिया भर में ये होता है कि बाहर से अगर आपके मुल्क में डॉलर आ रहे हैं तो वो नहीं रोकते, और अगर जा रहे हैं तो रोकते हैं। तो अगर अफगानिस्तान से डॉलर आ रहा है तो आने दें उसको, उसमें इतनी सख्ती करने की क्या जरूरत है? ये नहीं आ नहीं रहा, वो ये आप लोगों को पता है चार्ज ज्यादा है। जो आ रहा है वो भी इस मत में आ रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो यहाँ ये कानून बनाया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान है, कोई भी हमारी चीज एक्सपोर्ट होगी तो उसका अफगानिस्तान का जो इम्पोर्टर है वो डॉलर एडवांस भेजेगा। ठीक है, तो वो लोग जो है यहीं से खरीद के हमारे अपने बैंकों में जमा। मैं जो बात बताना चाहता हूँ डॉलर का रेट क्यों बढ़ा है, शार्ट क्यों हुआ है, वो अफगानिस्तान है। क्योंकि उन्होंने एक सर्कुलर जारी की है पिछले 2 महीने पहले कि जितने भी अफगानियों के पास पाकिस्तानी करेंसी है उसको आप कन्वर्ट करें अफगानी रुपए में या फॉरेन एक्सचेंज में, वरना 5 लाख से ज्यादा जिसके पास होगी उसको हम फ्रीज कर देंगे। तो मैंने ये डार साहब से बात की, उन्होंने फिर हुकूमत से बात की, उन्होंने उसको वापस से नहीं लिया लेकिन कुछ टाइम दे दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उन्हें कहिए इसको आप ऐलान करें तो अफगानिस्तान का भी पाकिस्तानी रुपए पे पाबंदी नहीं लगा, क्योंकि 1980 से लेके अभी तक जितने भी है खरबों रुपया पाकिस्तानी उनके पास पड़ा है, वो अपनी तमाम बचते पाकिस्तानी रुपये पे रखते और बड़े पैमाने में वो अपने आप को कन्वर्ट। आपने कोई तजावीज दी है हुकूमत को कि हम डॉलर, जैसे कि माजी में भी आपसे मेरी बात हुई कि अगर हुकूमत में इजाजत दे तो हम इतने अरब डॉलर जो है मुल्क में ला सकते हैं, तो ऐसी कोई ऑफर दी है इस दफा आपने? जी हमने दी है, हमने अभी भी हम ला रहे हैं 500-600 मिलियन, पहले हमारा हर महीने था, अभी 200-300-400 मिलियन अभी दे रहे हैं, लेके दे रहे हैं। तो हमने ये प्रपोजल दिया है कि हमें हालात बेहतर होंगे,
हालात कुछ बेहतर होंगे? हमारे भाई जो बिल्कुल। नाराज हैं, इनके इंपोर्ट बिल नहीं खुल रहे, एलसीज नहीं खुल रही, कुछ देखो, हालात मैं- बेहतर होंगे? इसकी वजह यही है कि अफगानिस्तान की जो ट्रेड है डॉलर की बजाय हमें अफगानी और पाकिस्तानी रुपए में जिस दिन करके डॉलर का रेट बिल्कुल। 15 रुपए गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, मलिक साहब। ये थे मलिक बुस्तान साहब, ये थे सदर थे फॉरेस्ट स्टेशन के, जो इन्होंने बात की। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वही बात करना चाह रहा था कि अफगानी जो है वो हमारा 20 से 22% जो रुपया है वो अफगानिस्तान में पड़ा है। वो पैसा वो वापस ला के वो डॉलर में कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं, तो बिल्कुल फैक्ट बात है। और यही बात जो है मलिक वही मैं कह रहा हूँ कि 88 रुपए का डॉलर है वहां पे अफगानिस्तान में, बिल्कुल है। और हमारा है 225 से लेकर 250 तक। तो यहां से महंगा डॉलर खरीद के फिर वो वहां लेके जा रहे हैं। देखें, वो अपने पाकिस्तानी करेंसी कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर में। अच्छा, ठीक वो है। अफगानी नहीं ला रहा। अगर वो अफगानी भी ला रहा होता तो भी हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज पे, फॉरेन रिजर्व पे फर्क नहीं पड़ता। वो तो कह रहा Foreign है, वो कह रहा है अफगानिस्तान की वजह से हमारा हालत ज्यादा जी, तो वो एक्चुअल वो हमारे पाकिस्तानी रुपया वहां से लाके हाँ। अपना डॉलर कन्वर्ट करके वो लेके जा रहा है या गोल्ड लेकर जा रहा है। अब इन्होंने जब डॉलर गोल्ड की भी कीमत बढ़ गई भाई, 1,60,000 के करीब से बढ़ गई। 72 पे पहुंची हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, 1,60,000 से ऊपर 1 लाख। ठीक है, आज 1,72,500 प्लस थी जी। और आवाज ये आ रही है 2 लाख तक जाएगी। ठीक है ना? तो आप जी भाई साहब कुछ कह रहे थे? देखिए, जैसे कि आपने अभी शुरू में बात की कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना वो मौला जट बन के आए थे, और हम बड़ी उम्मीदें मौला लगा जट रहे बन के आए थे ना कि भाई हम यूं कर देंगे, 200 रुपए और से IMF की ऐसी की तैसी। ऐसी कम थी। देखिए, असल में इस वक्त भी हुकूमत को चाहिए कि आवाम को हकीकत बताएं, ठीक है ना। देखिए, हमारा जो डॉलर है वो इस वक्त जिस रेट पे अभी भी हुकूमत ने रखा हुआ है, यहाँ इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए। कम से कम 260 270 पे ही जाना चाहिए, जो हमारी फाइनेंशियली इस वक्त हालत है। इन्होंने अपनी सियासी साख बचाने के लिए डॉलर को इतना नीचे रखा हुआ है, जबकि असल उसकी कीमत उतनी है। उससे नुकसान क्या हो रहा है? जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वो अपनी रेमिडेंस नहीं भेज रहे, ज़ाहिर है वो भी ये समझते हैं कि कमी आई है, 3% से 5% कमी आई है। बहुत फर्क दूसरा, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो भी अपनी अमाउंट को वहाँ होल्ड करा के बैठ गए। ज़ाहिर सी बात, उनको लॉस होगा। अच्छा, ताजर पे एक इल्जाम है एक्सपोर्टर पर खास तौर पे कि वो फॉरेन करेंसी जो है वो बैरून मुल्क में होल्ड कर लेते हैं। सर, उसकी वजह और है यहाँ ना, से मार्केट मैं- से मैं- खरीद मैं- के मैं भी उसकी लोग वजह बताते बताता हैं। हूँ। देखिए, जब हम एक्सपोर्टर पे इल्जाम है। जी, मैं आपको बताता हूँ इल्जाम का भी आपको बल्कि मेरे ख्याल है कि लास्ट टाइम मुझे शौकत तरीन साहब ने बताया था, वफाकी वजीर खजाना, जी, जी। कि हमारे यहाँ डॉलर की और दूसरी चीजों की जो किल्लत है, इसमें सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो एक्सपोर्टर है। नहीं सर, देखें, एक्सपोर्टर तो बल्कि मुल्क की मैशियत में लाखों बिलियन डॉलर वो लेकर आ रहे हैं। देखिए, इस एक्सपोर्टर के साथ ज्यादती क्या होती है? एक्सपोर्टर के साथ ज्यादती होती है कि इस वक्त जो हम अपनी एलसीआं खोल रहे हैं वो इंटर बैंक पे नहीं हम खोल पा रहे। ठीक है, इंटर बैंक हमें नहीं दे रहा ना। जैसा कि हमारे भाई ने कहा, हम ब्लैक मार्केट से 200-250 रुपये में डॉलर खरीद के ब्लैक मनी से बाय करके हम भेज के अपना माल मंगाते हैं, और हम उससे अपना रॉ मटेरियल लेके अपना माल बना के एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इंटर बैंक के रेट पे हमें डॉलर मिल जाए और उस प्राइस के ऊपर हमारा रॉ मटेरियल बाय हो और हम उससे प्रोडक्ट बना के हम उसको एक्सपोर्ट करें, तब तो हम उसकी प्राइस को कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 250-300 रुपये का डॉलर बाय करें ब्लैक मार्केट से, रॉ मटेरियल बाय करें, और आपको इंटर बैंक के प्राइस पे रेमिडेंस मंगा के। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा आपकी तरफ, जो राना वही साहब ने बात की। जी। आप मुझे बताइए कि फिर जो आपकी जो ये टायर एंड ट्यूब है, जो मैं समझता हूँ कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही कलीदी किरदार अदा करते हैं ना, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने भी रेट तो डबल कर दिए होंगे मार्केट के अंदर शॉर्टेज की वजह से? नहीं, हमारे रेट क्यों डबल और इसकी वजह से मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ गई? नहीं, टायरों के रेट तो और इस वजह से कम हो गए कि टायरों की जो है ना इम्पोर्ट बहुत कम हो गई है और स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी जो इदारे हैं उन्होंने स्मगलिंग को बिल्कुल ओपन। मैं दोबारा आपको रोकूंगा थोड़ा सा मैं दोबारा आप ही की तरफ आऊँगा। मेरे साथ लाइन पर मौजूद जुबैर मोती वाले साहब, मैं उनसे ज़रा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। सर, आज ताजिर के बजाय हम आपको ले रहे हैं जनाब टीडैप के हवाले से, टीडैप के सरबराह के हवाले से ले रहे हैं कि टीडैप जो है वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान मुल्क में एक्सपोर्ट करने की मतलब की जिम्मेदारी लेती है, यानी कि उनका एक टास्क होता है। इन हालात में क्या एक्सपोर्ट के लिए क्या हो रहा है सर? देखिए, टीडैप जो है ना वो तो उसका काम ये है कि ट्रेड की प्रमोशन करे, सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, लोकल ट्रेड। जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट के लिए मदद देना। हम तो इस वक्त फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जिनकी एलसीआई नहीं खुल रही, जिनके रॉ मटेरियल रुक गए हैं, उनके लिए हम आगे बात करते हैं। जो एग्जीबिशंस हैं उनके अंदर जो इनकी पार्टिसिपेशन है उसको मेक श्योर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दुनिया से एक्सपोर्ट, इनके इंपोर्ट के ऑर्डर इनको मिल जाए उसके लिए हम कोशिश करते हैं। रॉ मटेरियल की इनकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करते हैं। यही सारे काम इस वक्त तो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाना तो इसी तरह से होगा, लेकिन इसके अभी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है ना काफी मुश्किलात पेश हैं। उसके अंदर जो है ना हम कोशिश में लगे हुए हैं कि इंशाल्लाह ताला किसी न किसी तरह से एक्सपोर्ट बढ़े और इनके मामलात को ठीक किया जाए। एक्सपोर्टर के मामलात को ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा हम ये काम कर रहे हैं कि एनर्जी की
डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। तो एनर्जी की नहीं होने की वजह से भी जिनके पास ऑर्डर हैं वो भी प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे और उससे भी जो है एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो ये दोनों चीजों को हम लेके चल रहे हैं, एनर्जी को और जो है ना आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल को। अच्छा, अब मसले की बात यह है कि अब डॉलर की दस्तयाबी नहीं है, अब आप एक्सपोर्ट के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को प्रमोशन करते हैं मुख्तलिफ नुमाइशों में, मुख्तलिफ जगहों पर जाके, जब उनकी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो उनके पास एक्सपोर्ट के लिए जो है करने के लिए डॉलर नहीं होते। अब हमारे साथ यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमें डॉलर ही नहीं मिल रहे हैं। तो टीडैप इस हवाले से क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई बात कर रही है कि कुछ तरजीहात दी जाए उन लोगों को? नहीं, रोजाना की बुनियाद पे बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमको ये है कि हम भी पाकिस्तानी हैं जी, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में जो है ना प्रॉब्लम है डॉलर्स का, हमारे पास डॉलर नहीं है। हम 60 बिलियन डॉलर हमारे पास आते हैं और 75 बिलियन का खर्च है, तो ये 15 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? हर साल 15 बिलियन डॉलर लाना तो मुमकिन ही नहीं है। किसी एक साल आपका नुकसान हो गया, अभी हर साल जब आप 15 का 30 होगा, 30 का 45 होगा, तो ये नहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त डॉलर अगर हम उठा लेते हैं और इन चीजों में अगर लगाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। एसेंशियल इंपोर्ट जो है वो चैप्टर 84-85 में है, उसके अंदर कुदरतन को ऐसा हो गया है कि कुछ रॉ मटेरियल भी इसमें आ गए हैं, कुछ फार्मा के हैं जी, कुछ टेक्सटाइल के हैं, कुछ और इंडस्ट्री के, फार्मास्यूटिकल हैं, आपके ऑयल के भी थोड़ा के ऑयल वो सारे नहीं है, फार्मास्यूटिकल भी सारे रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ रॉ मटेरियल 84-85 चैप्टर में जी। उसके लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे साथ फर्नीचर, अब हमारे साथ राना वहीद बैठे हैं फर्नीचर के एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं यार हमने एक्सपोर्ट को हमने बहुत सारा बढ़ाया था लेकिन एक्सपोर्ट मजीद बढ़ रहा है तो हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम मजीद इसको बेच सकें। तो इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं इनकी एग्जीबिशन में गया था जी जी। इन्होंने एक काम ये किया है कि टर्की से इंपोर्ट करते थे, डॉलर नहीं मिलते थे, तो उन्होंने टर्की से जॉइंट वेंचर किया और 1.2 बिलियन की जो इंपोर्ट थी वो आज 500 मिलियन पे ले आए। ये नहीं कि उसकी सेल कम कर दी, सेल उसकी डबल हो गई और उसी कोलैबोरेशन के साथ, जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने जो है आपका वहीं यहाँ पाकिस्तान में टर्की जैसा फर्नीचर बनाते हैं, एक्सीलेंट फर्नीचर जो उन्होंने यहाँ प्रोड्यूस किया। मैंने देखा टर्की के अलावा भी अगर किसी और जगह भेजना चाहें तो वहां तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं, देखिए टर्की हम जब बात करते हैं, टर्की का मतलब एक टर्की नहीं है, इटली से भी लोगों ने किया होगा कोलैबोरेशन। जो मैंने देखा टर्की के साथ जो उन्होंने किया तो उसकी क्वालिटी को उन्होंने, बल्कि मैं समझता हूँ टर्की को भी बीट किया है। तो कॉम्प्लीमेंट से हर चीज का रास्ता है, जब आपकी इंपोर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम आएगा आप वो चीज मुल्क के अंदर बनाएंगे, तो इसी तरह से जो है ना मुल्क आगे बढ़ते हैं। राना साहब से कुछ बात करना चाह रहे हैं जी, जल्दी से बिल्कुल। जुबैर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह टीडैप ने लास्ट ईयर हमारे साथ एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हमें एग्जिबिट कराया था लाहौर के अंदर, हेल्थ एंड इंजीनियरिंग में। उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी मिले और हमारी जो एक्सपोर्ट है फर्नीचर की वो 1.2 से 4.7 मिलियन की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों में। तो हम इस साल एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जैसे नियॉन के अंदर कुछ प्रोजेक्ट हमें अभी हो रहा है, टीडैप के हवाले से काफ़ी हमारी मीटिंग हुई हैं। अब मसला ये आ रहा है जुबैर साहब कि जो हमारा रॉ मटीरियल है उस पर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम नए ऑर्डर लेने की इस वक्त पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। और जो हमारे पे इस वक्त कतर के कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ हमारे पास दुबई के कुछ ऑर्डर्स हैं और वो हमारे कंटेनर जो ना पोर्ट पे फंसे हुए हैं, तो किसी भी सूरत से डीए पे भी नहीं निकल रहे, डीपी पे भी नहीं निकल रहे। तो कोई इसका ऐसा कोई सलूशन आप हमें हुकूमत से बात करके निकलवा दें कि ताकि जो हमारे पास करंट ऑर्डर हैं कम से कम हम वो टाइमली हम दे सकें, और नए ऑर्डर की लेने की पोजीशन में इस वक्त फर्नीचर सेक्टर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं उसमें कोई दो बातें हो नहीं सकती कि कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है जो कि एसेंशियल होता है। आप लकड़ी तो पाकिस्तान से ले लेंगे लेकिन जिसका जो अपॉल्स्ट्री है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता होगा, इसके स्प्रिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ती होंगी, फैंसी जो ऊपर की डिजाइन हैं उसको, वो बात आपकी बिल्कुल 100% सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर डॉलर वहां से हमारे पास $7 बिलियन हैं जो इसेंशियल हमारी इंपोर्ट्स हैं, यानी पेट्रोल हो गया, आपका एडिबल ऑयल हो गया, ग्रेन्स हो गए, ये जितनी जो जिससे हम खाना पीना और लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर हमारे पैसे पूरे नहीं होते हैं, तो इन चीजों के लिए पैसे जरूर देंगे। मैं आपको ये कहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर भरोसा रखें। मैं आपको 100% कहता हूँ कि पाकिस्तान कोई डिफॉल्ट नहीं करने लगा। पाकिस्तान जुबैर साहब ये बात तो हो गई, मुझे जाते जाते सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या तकनीकी तौर पर हम डिफॉल्ट हो गए? बिल्कुल नहीं, हम ना हुए हैं ना हमारे पास। देखें ये बॉन्ड हमारे थे, 5 दिसंबर को पहला बॉन्ड मैच्योर हुआ, 5 दिसंबर को जो गई 5 दिसंबर, हमने उसको ऐसन तौर पर जुबैर साहब अभी इस जो स्टेटमेंट आई स्टेट बैंक से $6.7 बिलियन उनके अपने रिजर्व्स हैं, जिनमें $5 बिलियन तो आपके चीन और सऊदी अरब के हैं, तो आपके पास तो सिर्फ $1.7 बिलियन ही रह गए। अब ये बात नहीं भूलें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। बेनजीर की पहली गवर्नमेंट जब आई तो उनके पास 300 मिलियन था, बिलियन नहीं,
300 मिलियन यानी $0.3 बिलियन थे और पाकिस्तान फिर भी चला। पाकिस्तान एग्रीकल्चर सोसाइटी है, हमारे पास एग्रीगेरियन बेस है, हम इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जुबैर मोतीवाला साहब थे, ये टीडैप के चेयरमैन थे, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के। उनकी जो भी ख्यालात है यकीनी तौर पर चूंकि गवर्नमेंट के आदमी हैं तो गवर्नमेंट के हक में ही बात करेंगे और उनको ही डिफेंड करेंगे। बहरहाल जो भी बातें की बहुत अच्छी बातें की। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हम असलम परवेज़ की तरफ चलेंगे कि उनके पास जब भी हम उनसे गुफ्तगू करते हैं तो कोई ना कोई कॉल आ जाती है। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्त में जाने से कबल जुबैर मोतीवाला साहब ने जो बातें की यकीनी तौर पर उनमें काफ़ी वजन भी है, लेकिन बहरहाल असलम परवेज़ साहब की तरफ चलेंगे। असलम परवेज़ साहब, बात यह है कि अगर सपोज के आपको रेट सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मार्केट में अपना माल बेच कैसे रहे हैं आप? नहीं, माल नहीं बेच रहे ना, माल हमारे स्टॉक किया हुआ है, उसको होगा एक पैसे वैल्यू लगेगी तो उसके बाद हम बेचेंगे ना, कि डॉलर कितना फिक्स हुआ है उसके बाद ही पहले आपके पास जो स्टॉक में मौजूद है उसको ही निकाल रहे हैं आप? जी हाँ, उसी को निकालना है। लेकिन अभी हम ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इम्पोर्टरों के खिलाफ है, बहुत ज़्यादा खिलाफ है। उसकी वजह से जो है ना इम्पोर्टरों को इन्होंने बहुत इंकरेज किया हुआ है, स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो स्मगलिंग हो रही है, टायर तो काफ़ी स्मगलिंग से आते हैं। हाँ, टोटल स्मगलिंग से ही आ रहा है, ज़्यादातर 80% टायर इस वक्त स्मगलिंग, गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के और दीगर ट्रैक्टर वगैरह भी आते हैं। चमन बॉर्डर से यहाँ तक आता है, उसकी कोई मतलब रोक टोक नहीं है, आसानी से आ रहा है। उसमें काफ़ी इदारे जोन में हैं, वो अभी भी हो रहे हैं। जी हाँ, जी अभी तो हो रहे हैं ज़्यादा। तो आप लोग स्मगलिंग गवर्नमेंट के होते हैं ज़्यादा, आप लोग भी तो स्मगलिंग से मुस्तफीद होते होंगे? नहीं, हम तो इम्पोर्टर हैं। अगर हम अपनी इम्पोर्ट स्मगलिंग में मंगा लेंगे तो हमारी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो फिर तो स्मगलिंग वाला सामान तो सस्ता बिकता है? जी हाँ, स्मगलिंग बहुत सस्ता बिकता है, क्योंकि वो एक के अंदर 5-4 डाल के लाते हैं। तो फिर आप कैसे आप सर्वाइव करते हैं? हम नहीं कर पा रहे, 6-7 महीने से बस घर पे बैठे हुए समझ लें, एक तरह से काम नहीं हो रहा, काम तकरीबन बंद है, 20% पे आ गए हम लोग। अच्छा, देखिए मेरा अपना साथी रहा है कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो मेरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बात हुई थी मोटरसाइकिल वगैरह से, तो उन्होंने कहा भाई उनकी महंगाई की वजह से मोटरसाइकिल की कीमतों में 5 से 6 हज़ार रुपये का इजाफा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इजाफा तो पैसे डॉलर बढ़ने की वजह से हो रहा है, लेकिन माल नहीं बिक रहा। माल जो है सारा स्मगलिंग का ही बिक रहा है, उसका और हमारा फ़र्क बहुत ज़्यादा। कितना फ़र्क होता है? तकरीबन हम एक टायर पे जैसे आप समझ लें 5000 ड्यूटी दे रहे हैं तो उनका 1000 रुपये में आ जाता है वो टायर, कराची पहुंच जाता है, बॉर्डर से लेके खर्चा उसका यहाँ तक, क्योंकि वो बंडल बना के लाते हैं टायर। मेरे इत्तला के मुताबिक जो है कि मुझे ज़राए बताते हैं, वो कहते हैं कि जो इंपोर्टर होते हैं खासतौर पर टायर वगैरह के, उसका ये होता है कि 50% आप इंपोर्ट करते हो, 50% स्मगलिंग का सामान होता है। नहीं, हम जो अपनी प्रोडक्ट्स अगर हम स्मगलिंग में मंगा लेंगे तो हम इंपोर्ट वाली कैसे बेचेंगे? वो तो बेच ही नहीं सकते, उसका तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमारी जो एक वही मैं कह रहा हूँ आधा आधा करते हैं तो आधा आधा ऐसा नहीं हो सकता, और अक्सर तो अंडर इनवाइसिंग ही होती है हमारे यहाँ। जो अंडर इनवाइसिंग हमारे यहाँ तो नहीं, आईटीपी जो हमारी ज़्यादा है और हमारी प्राइसेस चाइना की बहुत कम है। तो आपके मुतालबात क्या हैं हुकूमत से? हमारे यही अभी फिलहाल तो यही मुतालबा है कि आईफार्म की जो IEI जो है वो ख़त्म कर दें, ताकि हम डॉलर बाहर मार्केट से खरीद। कैसे करेंगे? FATF तो इतराज़ करेगी। जी हाँ, बस यही मसला है, लेकिन इससे 6 साल पहले भी यही था और दूसरे ममालिक भी करते हैं इसी तरह। तो हमें भी अगर वक्ती तौर पर इजाज़त दी जाए तो ये मसाइल जो अभी मेरे ख्याल मुमकिन नहीं है। अभी तो आप ग्रे लिस्ट से निकले हैं यार, अभी तो वाइट लिस्ट में आए, दोबारा ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ सिलसिला कुछ दहशतगर्दाना मामली मावनत का मसला ऐसा ज़्यादा, इसलिए कि बैंकिंग के थ्रू जो आपको सारा कुछ हो रहा है वो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, तो उससे जो आलमी इदारे हैं वो मुतमईन होते हैं। लेकिन बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इन लोगों से ज़्यादा परेशान हैं या मतलब ये कि इन लोगों के साथ ज़्यादा परेशान है? तो बिल्कुल मतलब मार्केट क्या, मार्केट में जो माल बिक रहा है जी जी, जिसमें कि गाड़ियों के जो टायर हैं वो भी तो आप लोग गाड़ी के टायर ही तकरीबन स्मगलिंग में बिक रहा है। इंपोर्ट का टायर बहुत महंगा है, इंपोर्ट का टायर नहीं बिक पा रहा है, स्मगलिंग का, और स्मगलिंग का ईजी आ रहा है। पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने रुकावट डाली हुई थी, बिल्कुल नहीं आ रहा था, तकरीबन बंद था। अब ये जब से गवर्नमेंट आई ने जो है ना स्मगलिंग तकरीबन ओपन कर दी है ना। आपका मुतालबा है कि आई-फार्म जो खोल दिया जाए? जी, आई-फार्म खोल के ये वक्ती तौर पर तो मसाइल हल किया जाए ना, हमारे पैसे जाएँ, या गवर्नमेंट बैठ के हमारे साथ बातचीत करे, ताजिरों के साथ, पाकिस्तान के ताजिरों के साथ बैठ के कोई मसला हल करे। तो ये जो बैंक वाले जो अपनी लेके बैठे हैं हमारे पैसे एक महीने से, ताकि ये पैसे जाए वापस। उधर हमारी साख खराब हो रही है, हमारी जो साख है उधर हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनसे। ज़्यादातर आपकी इंपोर्ट चाइना से ही होती होगी? जी जी, हम तो चाइना से ही करते हैं। चाइना से करते हैं? जापान को तो आप लोग जी जी, जापान का तो नहीं आता, क्योंकि वही चीज़ अब जापान वाली चाइना में बन रही है और सेम वही प्रोडक्ट्स होती है। अच्छा, सपोज कि अगर ये मजीद डिले होता है तो क्या इसका असर गाड़ियों की कीमतों पर पड़ेगा? गाड़ियों की कीमतों तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि वक्ती तौर पे क्योंकि स्मगलिंग ने उसको रोका हुआ है, स्मगलिंग और हमसे सस्ता बेच रहे हैं, तो वो इससे कीमत बढ़ने का तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो स्मगलिंग जो होता है कि ये क्या आपको बाकायदा तौर पे आपके घरों तक पहुंचाया जाता है या? जी हाँ, बॉर्डर से आप दे दें और यहाँ पे आप ले लें, उनको जो है ना सब बड़ी बात है। तो फिर आप क्यों नहीं मुस्तफीद होते भाई? हम अपने एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट अगर स्मगलिंग में मंगा लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं, हम लेके बैठे हैं यहाँ पर। एक ब्रांड जो लेते हैं ब्रांड हमारा तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको जो है किसी तरीके से वायलेंस नहीं कर सकते।
लेकिन बात ये है कि शजीद मेरा साहब, जो ब्रांड है वो स्मगलिंग में नहीं मेरी ब्रांड के सोचा, मिसाल के तौर पे आपका ब्रांड जो है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 1,000 रुपए में बिक रहा है, ठीक है जी, 1,000 में बिक रहा है, स्मगलिंग वाला जो है 500 में बिक रहा है, जी, ओके, तो आपका ब्रांड 1,000 में कैसे बिकेगा? नहीं बिक रहा, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। अब हम उसको स्मगलिंग में नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। हम अगर स्मगलिंग में ले आएंगे तो हम अपना स्टॉक कहाँ बेचेंगे? इसलिए कि जो माल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वही चीज स्मगलिंग में मिल जाती है। वो नहीं मिलेगी। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो मेरा एक ब्रांड है विंडा, वो नहीं मिलेगा आपको ना, और दूसरे ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन वो हमारा ब्रांड नहीं मिलेगा। हम अपना ब्रांड जो है उसको महंगा करके इसलिए इम्पोर्ट के मंगा के बेच रहे हैं। एक आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेंगे अगर आप लोगों को डिले होता है इस पे, ये बताइए। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, इससे सब हम अपना कारोबार बंद करेंगे तो जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जी हाँ, बेरोजगार होंगे तो फिर वो हालात ख़राब होंगे। जी शजीद साहब कुछ कह रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह स्मगलिंग रोकी जाए। इसमें कैसे रोकेंगे? बॉर्डर्स अभी आपको पता है कि स्मगलिंग रोकने की कोशिश की थी तो अफगानिस्तान से गोलाबारी शुरू हो गई। हाँ, तो आप भी गोलाबारी करें, आपने गोलाबारी क्या रखने के लिए की हुई है? नहीं, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी रोकने की कोशिश करते हैं, जिन जगहों पे स्मगलिंग का माल आता है तो ये एजेंसी इदारे जाते हैं तो उनके ऊपर वो फायरिंग करते हैं और उनसे लड़ते हैं, पथराव करते हैं, एजिटेशन करते हैं। सबसे हैरतनाक अमर यह है कि कराची, पेशावर या चमन से एक फासले पे ना कैसे पहुंच जाता है कराची के मार्केट में। तो इसमें जो है मैं खुल के तो बात नहीं कर सकता, आप कराची नहीं, इसमें यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता। पहले इंपोर्ट इनका टायर होता था, यहाँ से केपी तक जाता था। जी जी। अब प्रॉब्लम ये है कि केपी वगैरह में जो है सारा स्मगलिंग का माल है, ठीक है। बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान तो आपका वैसे ही सारा स्मगलिंग का माल चलता है। अब पंजाब देख लें, कराची देख लें, हर जगह आपको जो टायर इस वक्त स्मगलिंग का मिलेगा। लकड़ी नहीं आती स्मगलिंग में, लकड़ी नहीं आ सकती स्मगलिंग में। लकड़ी भी अगर स्मगलिंग में आ जाए तो थोड़ा सा मामला बेहतर हो जाएंगे और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप देखें ना, लकड़ी रॉ मटेरियल एसेंशियल आइटम में ही है। ये फर्नीचर बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। जो अभी आप ये फर्नीचर इंडस्ट्री और जो हमारे जुबैर मोती वाले साहब बोल रहे हैं, जो चीज़ इन्होंने बनाई है उसका जो रॉ मटेरियल अब यहाँ प्रोड्यूस होता है और जो चीज़ें बननी शुरू हुई फैक्ट्रियों में, तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि इन्होंने बड़ा ग्रो किया। बिल्कुल, फर्नीचर की क्वालिटी। अब जैसे लेमिनेशन है, लोकल कंपनीज ने जो है उस वक्त टर्की से आपका अच्छा बन रहा है और वो लेमिनेशन जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ओमान के ऑर्डर हमारे पास हैं, यूके हमारा माल जा रहा है, साउथ अफ्रीका हमारा माल जा रहा है। ये टिम्बर से रिलेटेड अलाइड आइटम की जो इंडस्ट्री है ये एक्सपोर्ट पे आई है। लेकिन जबकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, टीडेफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं हुई, चैम्बर हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फेडरेशन हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेमिनेशन बोर्ड की बात कर रहे थे, चिपबोर्ड के ऊपर जो पेस्ट होता है ना, चिपबोर्ड तो आपका गन्ने से बनता है, इसमें तो लकड़ी का इस्तेमाल ही नहीं। गन्ना नहीं है, लकड़ी से बन रहा है। गन्ने का फोक होता है, गन्ने का फोक से तो वो असल में अब इतनी ज़्यादा उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट आती है इंडस्ट्री में, तो अब उससे नहीं बनता ज़्यादा। अब MDF आ गया इसकी जगह, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, ठीक है। ये लकड़ी से बनता है, पॉपुलर लकड़ी आपकी लोकल जो है वो फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, उससे वो बनता है। लेकिन उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल पेपर है वो आपका पेपर इंपोर्ट होता है। उसके ऊपर जो केमिकल है, केमिकल आपका फ्रांस से इंपोर्ट होता है या इटली से इंपोर्ट होता है। तो ये चीज़ें अब हम इंपोर्ट करते हैं, इसको यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रोड्यूस करके यहाँ एक्सपोर्ट भी हो रहा है और फर्नीचर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री हमारी वो भी सब सफ़र करना शुरू हो गई है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि आप इस इंडस्ट्री रिलेटेड अगला प्लांट जो यहाँ आना था पाकिस्तान, क्योंकि आपने सेक्शन 84-85 पे बैंड लगा दिया, तो उसकी वजह से अब वो प्लांट दुबई में लगेगा। अब वो प्लांट जो पाकिस्तान में लगना था वो प्लांट पाकिस्तान में नहीं लग रहा, अब वो प्लांट दुबई जा रहा है। ये हमारे को जो है साइड इफेक्ट्स जो आएंगे, जो शॉक्स होंगे, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हमें आगे ले जाएंगे प्रॉब्लम में। बड़ी मुश्किल से हमारी ये कुछ इंडस्ट्रियाँ चलनी शुरू हुई थी। मेरा तो ख्याल है कि आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ इसकी बात ना करें, बल्कि मेरा ख्याल है कि जो भी इन्वेस्टर है वहीद साहब, इन हालात में तो कोई भी नहीं आएगा मुल्क के अंदर। देखें बिलाल साहब, यहाँ जुबैर भाई की बात से मैं भी इत्तफाक करूँगा। बीइंग पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी ये सोच भी नहीं सकता और चाहता भी नहीं, खुदा न खास्ता हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। लेकिन देखें, हमें हकीकत को भी समझना होगा और उसके मसाइल के हल की तरफ भी जाना होगा। कोई भी मुल्क बगैर एक्सपोर्ट किए अपनी मुल्क की मैशत को नहीं संभाल सकता। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको जुबैर साहब ने भी इंडोर्स कर दिया कि जो आपको ज़र मुबादला ला के दे रही है और वो आपको 4.7 मिलियन 3 सालों में उसने ग्रो करके लिया। यानी कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान ये था कि हम $1 बिलियन एक्सपोर्ट कर दें, जिसको जुबैर साहब ने भी इंडोर्स किया, खुद विटनेस किया हमारी प्रोडक्ट को आगे। तो ऐसी इंडस्ट्री जो आपको रेमिडेंस ला के दे सकती है, उसका रॉ मटेरियल रोकना, इसका मतलब है कितनी माजूरी का इजहार, इसका मतलब मजबूरी है ना, मजबूरी में ना। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि सुने, मेरे ख्याल है कि इसेंशियल आइटम्स जिसमें दाल हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो चावल हैं, आपके तेल है, सोयाबीन है या आपका पॉम ऑयल है, ये ज़्यादा नेसेसरी है ना। नहीं, आप एक काम और भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन आप देखें ना, आप अपना रेमिडेंस कहाँ से जनरेट करेंगे?
अगर आप मुल्क की मैशियत को नहीं चलाएंगे तो दाल चावल कितना आपके पर है। तो अगर आपके पास अगर ये चीजें नहीं होंगी, शॉर्टेज होगी, तो फिर तो आपका मतलब कि लोगों को तो मिलेगा नहीं, इसलिए कि सर मुल्क बदकिस्मती की बात है 70% तो हमारी जितनी भी एसेंशियल आइटम्स हैं वो इंपोर्ट हो रही है। सर मेरा सवाल ये है कि अगर बगैर मैशियत के कोई मुल्क चल सकता है तो हम घर की मूड़ी कब तक खाएंगे? देखिए एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हम, दालें तो हम यहाँ पे जो है उगा सकते हैं ना। आप दालें, हमारे जो इदारे हैं रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो कम से कम किसानों में जाएं, वहाँ जाके ज़मीनें जो हमारी हैं उससे दालों की तरफ जाएं। दूसरी बात, चले आप नहीं करें रिलीज, आप रिलीज नहीं करें, जो पोर्ट पे कंटेनर पड़े हैं आपकी मजबूरी है, हमारे पास डॉलर नहीं, हम इस वक्त मुहिब वतन बन के सोचते हैं। तो मुहिब वतन बन के ये भी तो सोचेंगे जो डैमरेज और डिटेंशन जो डॉलर में कन्वर्ट हो गया, डिटेंशन जो है आपका वो बाहर जा रहा है। पहले भी माफ हुआ, माफ नहीं हो रहा ना, माफ नहीं हो रहा। एक दिन का देखिए 450 कंटेनर इस वक्त आपके पोर्ट पे अदरक, लहसुन और प्याज के खड़े, ये एसेंशियल आइटम है ना, क्यों रिलीज नहीं कर रहे आप? 6 जहाज आपके पास अमेरिका से सोयाबीन के आए हुए हो गए। 15 दिन का आपने कितना मिलियन आपने डिटेंशन भरा? 15 दिन का पर डे $240,000 आपने जो है उसका भरा। 15 दिन का 3.6 मिलियन डॉलर आपने आपका रेवेन्यू चला गया, फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में ट्रांसफर किया। इस वक्त आपके जितने कंटेनर खड़े पर कंटेनर $125 पर डे। इस वक्त मैं समझता हूं जो मेन मुद्दा है वो है सियासी अदम इस्तेकाम। वो तो है। अगर ये इस मुल्क से तो ये सारे हमारे जितने भी बड़े ताजिर रहनुमा हैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं और हमारे सलामती के इदारे इनको साथ बिठाएं और उसका कोई सलूशन निकालें। अदरवाइज आप इससे ज़्यादा अल्लाह ना करे बुरी पोजीशन में जा सकते। देखें ये मसाइल ताजिरों ने खड़े नहीं किए, ये जिन्होंने मसाइल खड़े किए उन्हीं को उसका हल तलाश असलम साहब, मैं आपसे पूछूंगा क्या रिजीम चेंज, सियासत से दिलचस्पी तो होगी, इसे तेजाब सियासत तो हमारे राज मंजूर है, ये रिजीम चेंज हुआ जी, इसकी वजह से नुकसान पहुंचा? जी हाँ, मैं समझता हूँ इसकी वजह से नुकसान पहुंचा। पहले एक तसलसल के साथ एक चल रहा था, उसको बिल्कुल आपने बिल्कुल बीच में आके ब्रेक कर दिया। एकदम ब्रेक करेंगे तो उसके असरात तो होंगे ना कि अब सही नहीं, इनकी पॉलिसियाँ सही नहीं है। वो जो पॉलिसी चला रहे थे उसमें बेहतरी आ रही थी कुछ दिन ब दिन, इनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई बेहतरी माशी मतलब कि जो राना वही साहब कह रहे हैं, राना वही साहब कह रहे हैं कि सियासी तसलसल, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजीम चेंज हुई उस रिजीम चेंज का असर पड़ा हम पे। अब इसाक डर से जिद बना के बैठे हुए हैं कि 225 में ही डालर रखना है या 200 में लेके जाना है मुझे, लेकिन ओपन मार्केट में 250 में आ रहा है तो रेमिटेंस नहीं आ रही। उसकी वजह से रेमिटेंस 2 नंबर तरीके से आ रही है, बाहर से आ रही है ना। 25 रुपये अगर फर्क है तो कोई बैंक चैनल से क्यों भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। तो इस वजह से डॉलर हमारे पास शॉर्ट है और डॉलर शॉर्ट है, बैंक हमारे रेमिटेंस। अच्छा, मैंने भी एक और बात देखी कि मेरे ख्याल 3 हज़ार इस पर इत्तफाक भी करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जो रिजीम चेंज के बाद है इस पर दुनिया एतबार नहीं कर रही है। जी बिल्कुल नहीं, अब तो दुनिया क्या आपका लोकल जो इन्वेस्टर वो भी नहीं कर रहा। जो यहाँ ब्रांड जितने पाकिस्तान के, बिलाल साहब अभी कल की रिपोर्ट है, हम कुरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में बैठे हुए थे तो वहाँ की भी रिपोर्ट है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने ऑपरेशन रोल बैक कर रही हैं क्योंकि उनको जो प्रॉफिट होता है एयरली वो डॉलर में बाहर भेजते हैं। ज़ाहिर है वो प्रॉफिट यहाँ डॉलर है नहीं तो प्रॉफिट भी बाहर नहीं भेज पा रहे, तो उनके भी ऑपरेशन रुक रहे हैं। तो इससे देखें लाखों लोग बेरोजगार होंगे और कितनी मल्टीनेशनल कंपनियों ने ऐलान किया बाकायदा, कोई 2000 मुलाजिम को निकाल रहा है, कोई 4000 को निकाल रहा है। चले मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल में आखिरी जुमला बताते हैं जल्दी से कि क्या कहना चाहिए। मैं ये बात क्लियर करता चलूँ, पाकिस्तान का डिफॉल्ट का खतरा बढ़ चुका है। मुल्क को मजीद माशी अदम इस्तेहकाम की तरफ ना ले जाया जाए और माशी तौर पर मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल तक पहुँच चुका है। जी सर, देखिए बजाय केसेस खत्म कराने से बेहतर है कि मुल्क के ऊपर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए ताकि मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो। जी असलम परवेज साहब क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ताजिरों के साथ बैठ के नेगोशिएशन की जाए और उसको तरीकाकार निकाला जाए। सारी जमातों के साथ एक मिसाक मईशत भी की जाए। जी बिल्कुल जरूर, ताकि इसका मसले का हल बैठ के मसले का हल निकल जाता है हमेशा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का, आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, बात ये है कि मुल्क तो हमारा है ना, मुल्क तो हमारा, हमें दुख तो होगा। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को अल्लाह ताला बेपनाह तरक्की दे और हर किस्म के मसले मसाइल मुश्किलात मसाइब से महफूज रखे। बिलाल असम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।